करना चाहूंगी एक ऐसे सियासतदान का जिन्होंने मुस्लिम चेहरे के तौर पर बीजेपी में अपनी खास जगह बनाई। बीजेपी से जुड़ने की वजह से उन्हें कई बार मुसलमानों की तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये तमाम चीज़ें कभी भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनी। और अब मुख्तार अब्बास नकवी वजारत बराए अक़लियती उमूर में बतौर कैबिनेट वजीर अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। उन्हें हम फॉर्मली स्टेज पर बुलाएं, उससे पहले नजर डालते हैं उनके अब तक के सियासी सफर पर। नर्म और मिलनसार मिजाज के नकवी आज पार्टी के साथ पूरे मुल्क में एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। मोदी सरकार के कैबिनेट में एक अहम जगह रखते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही सियासत में दिलचस्पी रखने वाले नकवी आज मोदी सरकार में कैबिनेट वजीर हैं। 1998 में बीजेपी से उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और रामपुर से चुनकर सीधे लोकसभा पहुंचे। नकवी की इस जीत ने कई रिकॉर्ड तोड़े। ये पहली बार था कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम चेहरा जीतकर लोकसभा पहुंचा था। अटल सरकार में नकवी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद नकवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों ही जगह कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और अब मुख्तार अब्बास नकवी वजारत बराए अक़लियती उमूर में बतौर कैबिनेट वजीर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी से संगम में आज बात करेंगे अक़लियतों के मसाइल पर। और मैं जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करना चाहूंगी मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, और पुरुषोत्तम जी से भी मैं गुजारिश करूंगी कि वो भी स्टेज पर आएं। मुख्तार अब्बास साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि स्टेज पर आएं, और पुरुषोत्तम जी फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्तार साहब का बाकायदा तौर पर आप उनका इस्तकबाल करें। सर आप इधर लेफ्ट में जी। और अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी साहब से कि वो बाकायदा तौर पर इस सेशन का आगाज करें। बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपका भी। ये संगम जी सलाम का संगम, उम्मीद है कि यहाँ से एक पैगाम निकलेगा और मुल्क के अवाम तक पहुँचेगा और उसका असर भी होगा। आपका बहुत इस्तकबाल एक बार फिर से। और आप जो है वो नहीं, वो नकवी साहब के पास ही है। सर, मोदी हुकूमत जो है वो 4 साल मुकम्मल कर चुकी है। आप भी उसमें अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं बतौर कैबिनेट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर। 4 साल से थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया है और 1 साल से कम वक्त रह गया है इंतखाबात में 2019 आने में। सबसे पहला सवाल यही है कि किस तरीके से 4 बरसों को देख रहे हैं, कौन कौन से वो काम है। अगर हम अक़लियती जो तबका है उसके चश्मे से इन 4 बरसों को देखें तो क्या कहेंगे, कौन कौन से काम हुए कि वाकई जिन पर फ़ख्र होता है? मैं सबसे पहले तो जी सलाम को, जी मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पहला मौका होगा जब अक़लियतों के सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए कोई चैनल जो है वो इस तरह की मुहिम शुरू कर रहा है, वो संगम के नाम से। मुझे याद है जब आपने मुझे अभी बताया कि मैं 98 में जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, तो उस वक्त जो है वो सुभाष जी ने, जो जी मीडिया के सर्वे सर्वा है, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था कि भाई आपके पास सैटेलाइट में बहुत जगह है, तो हिंदुस्तान से क्यों नहीं, हिंदुस्तान के जो चैनल हैं वो यहाँ से क्यों नहीं अपलिंकिंग करते। और उस वक्त हम लोगों ने उसकी शुरुआत करी थी, और मैं उसके लिए भी जी मीडिया को और सुभाष जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शुरुआत पहली बार कराई, जो आज आप हिंदुस्तान से इसकी अपलिंकिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो पहले हांगकांग से हुआ करती थी। दूसरी चीज़ यह है कि इन 48 महीनों में मैं मानता हूँ कि जो अभी
आपने कहा एक बात कि जो पुरुषोत्तम जी ने शायद कहा कि जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं, वो देश से अलग नहीं है। देश की समस्याओं के साथ ही हमें अल्पसंख्यकों की दिक्कतों को, परेशानियों को, समस्याओं को देख करके और उसको हल करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा और बढ़ना चाहिए। ये बात सही है कि अगर आप देखें एजुकेशन में, तो एजुकेशन की फील्ड में अक़लियतें बहुत, जो अल्पसंख्यक तबका है बहुत पीछे है, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज। रोज़गार के क्षेत्र में बहुत पीछे था, है अभी भी। उसके अलावा जो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ापन रहा, पीछे रहे। और उसका एक मैं नतीजा मानता हूं कि जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, जो राजनीतिक शोषण, सियासी शोषण होता रहा, उसका नतीजा रहा कि वो पिछड़ते गए। आज एजुकेशन में अगर आप देखें तो साउथ और नॉर्थ के बीच में बहुत बड़ा गैप है। साउथ में जो है एजुकेशन की क्वालिटी, माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मुस्लिम्स की, एजुकेशन की क्वालिटी, लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट है। जैसे ही आप साउथ से दिल्ली आएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, झारखंड जाएंगे, बंगाल जाएंगे, तो एकदम से वो गिर जाएगा। और इसी का नतीजा हुआ है कि जो 72-73% ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का, वो ड्रॉप आउट रेट जो घटा है अब इन 48 महीनों में घट करके 43-44% रह गया है। लेकिन वो घटा सिर्फ इसलिए है कि साउथ में ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत कम रहा है और नॉर्थ में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, एम्पावरमेंट के फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकें। बिल्कुल। आपकी मिनिस्ट्री जो है वो कई महाज पर काम कर रही है, कई अलग अलग मुद्दे जो हैं या इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रही है। ख़ासतौर से एजुकेशन का मसला है और हुनरमंद जो है वो कहीं ना कहीं, कई बार मैंने सुना है आपके स्पीचेस को भी और कई इंटरव्यूज़ को भी देखा है, जो हुनरमंद तबका था उसके अंदर एक मायूसी थी। उसको लग रहा था कि अब उसके हुनर को देखने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपकी मिनिस्ट्री ने बाकायदा उस तरफ ध्यान दिया। प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से इनिशिएटिव था, उनका जो है उनके जहन में ये बात थी, उसको आपने समझते हुए हुनरमंदों को सामने लेकर के आए। मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है वो हजरत महल स्कॉलरशिप चला रहे हैं आप। 2 करोड़ से ज़्यादा मैंने कई बार जो है वो आंकड़े देखे हैं। 66 लाख। जी हाँ, 2.5 करोड़ के करीब जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो तकसीम। ये 2 करोड़ 66 लाख जी हाँ, 48 महीने में। हाँ, और 48 सालों में केवल 3 करोड़। हाँ, ये डिफरेंस है। बिल्कुल। तो ये जो अलग अलग महाज पर आप लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि रिजल्ट जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पाए हैं। आपको लगता है कि आपने काम भी किया है, बहुत से लोगों तक आपकी बात पहुंची है, आपकी स्कीम्स का फायदा भी पहुंचा है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस तो आपके सामने हैं और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? हाँ है, बिल्कुल है। देखिए, पहली बात यह है कि मैं ये कहूँ कि इन 48 महीनों में जो 48 साल की नाकामियाँ हैं उनको पूरी तरह से मिटाते हुए हम 100% कामयाबी हासिल कर ली है, तो ये कहना गलत होगा। हमने इन 48 महीनों में नाकामियों के निशान को मिटाते हुए कामयाबी के कदम आगे बढ़ाए हैं, ईमानदारी के साथ बढ़ाए हैं, पारदर्शिता के साथ बढ़ाए हैं। और जो लोग हैं, जो अहल हैं इसके, जो जिनको कि विकास की रोशनी जिन तक पहुंचनी चाहिए, उन तक जो है विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए हमने काम किया है। आपने हुनर की बात की। देखिए, हमारा देश जो है हुनर के उस्तादों की शानदार जानदार विरासत से भरा हुआ है और हमें इस बात का गर्व है कि मेरे हिंदुस्तान के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो हुनर की विरासत है वो पूरी दुनिया में वो डंका पीटती है। लेकिन अगर आप पिछले 40-50 सालों में देखें तो वो हुनर की विरासत पूरी तरह से या तो लुप्त होती गई या पूरी तरह ख़त्म हो गई, या उस परिवार के बच्चे जो है वो उन्होंने कहा साहब हम तो अब ये काम नहीं करेंगे, हम जो है ये मिट्टी के घड़े नहीं बनाएंगे, हम जो है ये ब्रास के काम नहीं करेंगे, हम ये दरदोजी के काम नहीं करेंगे, हम ये जो है लकड़ी के जो है वो काम नहीं करेंगे, क्राफ्ट के काम नहीं करेंगे। वो एक डिस्करेज होते रहे, क्योंकि उनको लगता था कि हम 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में एक हम लकड़ी का कोई सामान बना पाएंगे और वो बिकेगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा।
तो हम लोगों ने रिसर्च की, हमने प्रधानमंत्री जी से भी बात की कि हमें इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, इनको मार्केट देना चाहिए। और इसलिए हमने फिर हुनर हाट शुरू किया। और हुनर हाट में देश भर के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको मौका भी दिया और मार्केट भी दिया। और उनको हमने मौका, मार्केट जो है वो किसी छोटी सी बस्ती में बुलाकर नहीं दिया। हमने मुंबई के मैरीन ड्राइव में उनको बुला करके उनके हुनर की प्रदर्शनी लगाई, मौका मार्केट दिया। पुडुचेरी दिल्ली के पुडुचेरी दी, दिल्ली के कनॉट प्लेस बिल्कुल में सही किया। बात है। हाँ। और ऐसी जगहों पे किया बहुत जहां सारी- पर लोग उसको आके देख सके और बहुत उनको सारा हौसला appreciation मिला अफजाई भी है, कर बहुत सकें। सारा appreciate इसका किया गया नतीजा है। हुआ कि आज जो है वो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के मौके मिल गए। बिल्कुल। लोग इंतजार करते हैं उनके साथ। एक दस्तकार, शिल्पकार के साथ मैं तो जाके असम में देख के आया, 100-150 लोग काम कर रहे हैं। क्या करना है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद जो है वो मुझे मुंबई जाना है, 1 महीने बाद मुझे दिल्ली जाना है, तो इसलिए अपनी तैयारी कर रहा हूं मैं। नकवी साहब, ये जो मिनिस्ट्री है आपकी, ये यूपीए हुकूमत के दौरान बनी थी, अमल में आई थी। बहुत सारा काम उस दौरान भी हो रहा था, आप लोग आवाज़ उठाते थे कि अपीजमेंट हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है। उसके बाद आपकी हुकूमत आई और नजमा हेपतुल्ला साहिबा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, उसके बाद आपको जिम्मेदारी दी गई और इसका बजट भी लगातार बढ़ता गया, दायरा भी बढ़ता गया, काम भी बढ़ता गया, इसमें कोई शक नहीं है। जब यूपीए हुकूमत काम कर रही थी तब अपीजमेंट हो रहा था, और आज अगर आप लोग काम करते हैं उनकी फलाह बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, तो अपीजमेंट नहीं है, मतलब ये फिर सबका साथ सबका विकास हो जाता है, फिर ये क्या बात है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, अपीजमेंट का मतलब क्या है, उर्दू में अपीजमेंट का मतलब क्या है, हिंदी में अपीजमेंट का, खुश करो कुछ करो मत, यही है इसका मतलब ना। कि तुष्टीकरण का मतलब कि सिर्फ खुश करते रहो, लोगों को जज्बाती जो सवाल है उस पर उलझा के रखो और करो मत कुछ। हमने जो है ये काम तो आपकी हुकूमत में भी हो रहा है, ट्रिपल तलाक का बिल हो, और चाहे वो जो है वो हज पर वो बिना महरम के ख़वातीन को भेजने का मसला हो, उलझा के तो यहाँ भी रखा हुआ है साहब। एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ, कमिटमेंट के साथ, अहद के साथ हमने आगे काम शुरू किया। और मैं आपको, मुझे अगर आप 2 मिनट का टाइम देंगे, तो हमने कोशिश ये की है, मैं स्कॉलरशिप की बात की, हमने आपको बताया कि 48 सालों का हमने देखा था लेखा जोखा, 48 सालों में 3 करोड़ और 3 लाख अल्पसंख्यक समाज के बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली। इन 48 महीनों में 2 करोड़ 66 लाख लोगों को स्कॉलरशिप मिली। रोजगार और रोजगार के मौके जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से या अलग अलग हमने योजनाओं के माध्यम से किया, 5,43,594 अल्पसंख्यक समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ा। उन पिछले 48 सालों में मैंने उसका पूरा, क्योंकि सरकार में है तो सारे लेखे जोखे मिल जाते हैं, 20,164 20,164 लोग रोजगार से जुड़े। महिलाओं के एजुकेशनल एम्पावरमेंट, महिलाओं के रोजगार के लिए हमने 1,21,000 महिलाओं को सशक्तिकरण किया, उनको रोजगार से जोड़ा। पिछले जो 48 सालों में 90,000 लोग जोड़े जा सके। प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हम स्कूल बनवाते हैं, हॉस्टल बनाते हैं, सद्भावना मंडप बनाते हैं, जो पेयजल की सुविधाएं जिन अल्पसंख्यक इलाकों में नहीं है उसको हम करते हैं, हॉस्टल्स बनाते हैं, पॉलिटेक्निक बनाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते हैं और डिग्री कॉलेजेस बनाते हैं, सब बहुत लंबी, जो काफ़ी कुछ करते हैं। वो इन हमने 48 सालों में कितना किया, मैं आपको केवल 48 महीनों में कितना किया, हमने 18,875 18,875 इंफ्रास्ट्रक्चर्स अल्पसंख्यक इलाकों में देश भर में बनाए और 48 सालों में 22,477 22,477। ये मतलब सरकार हमारी आए किसी की आए, लेकिन सरकार के आंकड़े तो सरकारी फाइलों में रहते हैं, तो ये मैं आपको सरकारी आंकड़ों के फाइल से बता रहा हूँ। हुनर हाट का मैंने बताया आपको कि पहली बार हुनर हाट शुरू हुआ और लगभग 1.5 लाख जो दस्तकार शिल्पकार हैं उनको हमने जो है वो मौका मार्केट और रोजगार के साथ जोड़ा। उसके साथ ही साथ हज, आपने हज की बात करी, मैं आपको सर मैं आपको रोकूंगा, आपकी बात सही है बिल्कुल, क्योंकि मिनिस्ट्री पूरी जो है वो देख रहे हैं, पूरा हज का काम आपकी मिनिस्ट्री के पास है। हज सब्सिडी को खत्म करना था,
वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जाहिर तौर पर वो अगले कुछ वर्षों में खत्म होनी थी, बट एक झटके में उसको अचानक खत्म कर दिया गया। लोग कहते हैं कि ये मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये मैसेज देना चाहते हैं माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी के जरिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो मेजॉरिटी को भी जो है मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हमें जो कुछ करना है या जो हम करना चाहते हैं वो कर करके रहेंगे, और माइनॉरिटी की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है। जो 2 साल के बाद खत्म होनी थी सब्सिडी, उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। ट्रिपल तलाक का जो इशू है उसके ऊपर ऐसा लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम तबका, जो पढ़ा लिखा तबका है, या जो फिर जो उलेमा इकराम है, उनसे सलाह मशविरा नहीं लिया गया। जो सज़ा है, सज़ा बहुत ज़्यादा है, 3 साल की सज़ा है, उसके ऊपर लगातार बहस हो रही है। तो ऐसा कहते हैं कि मोदी हुकूमत का निशाना कहीं और होता है, और जो है वो करना कुछ और होता है और बताना कुछ और होता है। देखिए, हज सब्सिडी से शुरू करिए आप। हज सब्सिडी किसी भी आप मुसलमान से पूछिए, किसी भी मुस्लिम उलेमा से पूछिए, किसी से भी आप मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति से पूछिए, तो वो एक ही बात कहेगा, हज सब्सिडी साहब एक तरह से मुसलमानों पे कलंक बनी हुई थी। जितनी गाली मुसलमानों ने सब्सिडी के नाम पे खाई है, मतलब फ़ायदा 1% नहीं, गालियाँ जो हैं वो सैकड़ों %। क्योंकि सब्सिडी का फ़ायदा किसी को होता नहीं, तो ये हमने साबित करके दिखाया है अभी इस हज में। आपको मालूम है, बगैर सब्सिडी के इस बार 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान का मुसलमान हज करने जा रहा है, जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा नंबर है, नंबर 1। नंबर 2, हज सब्सिडी ख़त्म होने के बाद कायदे से तो हज का जो अखराजात है, जो किराए हैं, वो डबल हो जाने चाहिए थे। लोग डर भी रहे थे, इसलिए उस डर को ख़त्म करने के लिए हमने ऑप्शन भी दे दिए थे कि भैया मुंबई से वाले जो है वो चाहो तो आप नहीं, औरंगाबाद वाले चाहो तो मुंबई से जा सकते हो, नागपुर वाले चाहें तो मुंबई से जा सकते हैं, गया वाले चाहें तो कलकत्ता से जा सकते हैं, और भी हमने अलग अलग पूरे देश भर में ऑप्शन दे दिया। जब हमने किराया और जब अखराजात पूरे हमने अनाउंस किए, तो पता लगा कि कोई कहीं से जाने को तैयार नहीं करा, नहीं हम तो अपने ही यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल। और गया के लोगों ने पहले तो भर दिया कलकत्ता, जब देखा कि तो किराया बढ़ा ही नहीं, खर्च बढ़ा ही नहीं, तो सब ने आकर के घेर लिया। और वहाँ पे नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी का भी फ़ोन आया कि साहब गया से ही रखिए, तो गया से ही उसको कंटिन्यू किया, जिसको कि मुसलमानों को दिखा करके, खिला करके, और उनका पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन और राजनीतिक शोषण तो होता था, मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं था। ट्रिपल तलाक जो है वो हमारा देश जो है वो कुरीतियों को ख़त्म करने वाला, कुरीतियों पे तमाम कुरीतियाँ रही हैं, चाहे बाल विवाह रहा हो, चाहे सती प्रथा हो, या तमाम रही हो, इस मुल्क ने तो इसलिए जो है वो ट्रिपल तलाक का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये कुरीति है। और कुरीति को ख़त्म करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने चलिए डिसीजन कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट में कानून बना। अब जो लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं उनको तो मैं, सवाल ये, ऐसा मशविरा नहीं लिया गया। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उससे मशविरा लिया जा सकता था, जो उलेमा किराम है उनसे मशविरा लिया जा सकता था। उनको एतराज यही है चूंकि जो सजा है वो बहुत ज्यादा है, 3 साल। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये जो लोग इसमें कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, किसी तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं, पार्लियामेंट में है अभी, राज्यसभा में ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी सलाह उनको होगी कि वो जो है वो पार्लियामेंट में इन तमाम चीज़ों को तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रखें और कहें कि भाई ये इसकी जो हम मुखालफत कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं। अच्छा नकवी साहब, सवाल तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा कि देश भी सुने, और उसके साथ ही साथ अगर उनके तर्क अच्छे होंगे तो पार्लियामेंट उसको पास करेगी। ये बताइए ऑपोजिशन की इस बात में कितना दम है, और जो मुस्लिम तबका है, कई सारे लोग उनकी भी, वो भी इस बात को कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर मोदी हुकूमत ये जो फैसले लिए हैं ट्रिपल तलाक का हो, चाहे वो बिना महरम के ख्वातीन को हज पर भेजने की बात हो, चाहे वो हज सब्सिडी को ख़त्म करने की बात हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको ख़त्म करने की बात हो, या इस तरह की जो है बातें आती हैं हमेशा, उसके ज़रिए जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है, उनको इकट्ठा करने की कोशिश है। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? आप भी मानते हैं कि ऐसा कुछ है? मुझे लगता है ये गलतफहमी है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी भी तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी की सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो उसके खिलाफ है। देखिए, ये देश अगर सेकुलर क्यों है, वो देश इसलिए सेकुलर है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी सेकुलर है और वो सेकुलरिज्म पर यकीन करती है। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा तो पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने जहाँ पर की मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी था, उसने कहा कि नहीं,
ये देश सेकुलर रहेगा। इसलिए कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी की वजह से देश सेकुलर नहीं है, मेजॉरिटी की वजह से सेकुलर है। और इसलिए मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये आप सोचते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को अगर हम गाली दें, माइनॉरिटीज़ को हम जो है वो उनकी तरक्की रोक दें तो मेजॉरिटी खुश है, कि ऐसा नहीं है। वो सब चाहते हैं कि देश का एक एक हिस्सा, उसकी आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और देश की तरक्की के साथ समाज का सभी तबका जुड़े। नकवी साहब, बहुत सारे काम आपने गिनाए हैं और वाकई हुए भी हैं, आंकड़े भी ये बताते हैं। जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसके जरिए भी ये बात सामने आती है कि वाकई बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन इन 4 वर्षों में जो एक बड़ी चीज़ हुई है वो कुछ ऐसा मैसेज गया है, कुछ बयानों की वजह से, कुछ कामों की वजह से, कि जो मोदी हुकूमत है वो एंटी माइनॉरिटी है, उसकी ऐसी इमेज बनी है। शायद आप भी इस बात से थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखते होंगे। लिंचिंग जो है वो लगातार हो रही है। लोकतंत्र में जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र है ये मुल्क जो है, मतलब ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम इसको बेहतरीन मेजॉरिटी मानते हैं, तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का क्या काम? देखिए, मैं मानता हूं, जो आपके सवाल से मैं सहमत हूं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारी ये सरकार बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी ताज्जुब के समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। लेकिन कुछ बयान बहादुर भी हैं इस देश में, कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो कहीं ना कहीं तरक्की के इस माहौल को ख़राब करने की मानसिकता के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को मैं एक ही बात कहूँगा, और मैं उनकी जज्बे को भी सलाम करता हूँ। और उनका जज्बा जो है, वो जो मुल्क के लोगों का जज्बा है वही है। मैं इसके लिए शेर कहूँगा, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, ज़मीन माँ है ज़मीं को दगा नहीं देंगे, रवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो आगे, जो तुमसे आगे है तुमको जगह नहीं देंगे। तो बिल्कुल ठीक है सर। जो रवायतें हैं, उन रवायतों की सफ़ों को हमें आगे तोड़ करके बढ़ना ही होगा। पर कोई ना कोई तो है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद ये माहौल बना है। आपको याद होगा क्या, ये परसेप्शन है सर ऐसा? नहीं, परसेप्शन तो मैं बताता हूँ ना आपको। मलियाना हुआ है, 4 महीने दंगे चले हैं, सैकड़ों मुसलमानों को जिंदा मार करके और तालाब में फेंक दिया गया था। भागलपुर हुआ है, मेरठ हुआ है साहब। नहीं, मैं बताता हूँ, भागलपुर जो है वो 6 महीने 4 महीने मुरादाबाद हुआ था, दंगे हुए, हजारों लोग वहां पर कत्लेआम हुआ। भिवंडी हुआ, आज भी भिवंडी का दस्तकार शिल्पकार उबर नहीं पाया है। आज भी जो है वहां पर जो है वो लोग जिस तरह के उस दंगों का दर्द उनको आज भी उनके जहनों में है, दिमाग में है। तो मैं ये नहीं कहता कि दंगे जो हैं वो कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये हमारे टाइम की बात नहीं है। ये सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं के दौरे हुकूमत की बात मैं बता। ये नई चीज आई है ना साहब, ये जो मॉब लिंचिंग है ये बहुत नई चीज है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। और फिर अगर कांग्रेस की दौरे हुकूमत में या कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ऐसा हुआ, वो अब भी ऐसा हो, मतलब ये तो ठीक नहीं है। मेरा ख्याल कि ये तो आपके ऊपर भी सवाल निशान लगेगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, के ऊपर भी सवाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी दौरे हुकूमत में हो, ऐसे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो अपराधी तत्व हैं, उनको कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत उनके ऊपर सज़ा उनकी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई, अभी हुआ हापुड़ में, लेटेस्ट हापुड़ में हुआ, जो भी हुआ वो विद इन 24 आवर वो अपराधी पकड़े भी गए हैं। उसमें ज्यादातर लोग अभी तक जमानत नहीं पाए हैं और उनको सजा भी मिलेगी। सर ये डर जो है, डर निकल गया है, ये कानून का डर निकल गया है। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा, कासिम को किस तरीके से लेकर के जा रहे थे वो जो मतलब वहां पर भीड़ थी, और वहां पर पुलिस एहलकार भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे, मतलब उनके सामने ही। तो ये जो डर है कानून का, आपको लगता है कुछ तो वजह है जो निकल गया? प्राइम मिनिस्टर लगातार कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम मत करो। मॉब लिंचिंग को वो हमेशा जो है कंडेम करते हैं, इस तरह की घटनाओं को हमेशा कंडेम करते हैं। उनकी अपील का बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? और मुख्तार अब्बास नकवी खुद उस मौके पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते। हो सकता है कि आप किसी चीफ मिनिस्टर से किसी स्टेट के फोन पर बात करते होंगे, लेकिन वो बात जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आती। तो कैसे ये यकीन जो है बैठाया जाए अक़लियती तबके में कि ये हुकूमत आपकी है, कुछ नहीं होगा आपका? देखिए, जब हरियाणा की घटना हुई, मैंने फौरन वहाँ चीफ मिनिस्टर से भी बात की और चीफ सेक्रेटरी से अभी की, अभी जो हापुड़, हाँ फौरन मैं अभी, इसलिए उसको जरूरी नहीं कि उसके बाद मैं बयान दूं कि मैंने बात करी है जी। हमने जो है वो राजस्थान की घटना हुई उसके बारे में, उसमें फौरन की। उत्तर प्रदेश की घटना हुई, योगी आदित्यनाथ साहब से बात करी और उन्होंने फौरन उस पर एक्शन या तो पहले कर लिया था
और या इमीडिएट करने के आदेश किए। तो इसलिए हमारा मानना है कि ज़ीरो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह की चीज़ों की सब समाज में न गुंजाइश होनी चाहिए, न जगह होनी चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं सिरफिरी मानसिकता के साथ, देखिए अब आपने कहा ना पहले नहीं होती थी लिंचिंग और पहले नहीं होता, एक वर्क बदला है, माहौल बदला है, मीडिया के बाद सोशल मीडिया आ गया है। आप कोई इतनी सी भी घटना होगी तो वो लोग आप तक पहुंचेगी और एक विद इन ए मिनट पहुंचेगी। इसलिए इस तरह की चीज़ों पे जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारें हैं, उनको भी जो है वो अब सोच में थोड़ा बदलाव लेकर के, क्योंकि ये सोचना कि तफ्तीश होती रहेगी और तफ्तीश, अभी तो सारी चीज़ें आ गई 1 मिनट में। ठीक है, जो अगर हम एजुकेशन की बात करें, बात हो रही थी चूंकि किसी भी मसले का हल जो है वो कहते हैं 1000 तालों की चाबी एक ही है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के मैदान में जो है आप अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, हुकूमत अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी इमेज बनती है कई बार, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया हो, माइनॉरिटी कैरेक्टर है, इदारे हैं उनके, उसको ख़त्म करने की बात होती है। अभी चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के योगी, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जामिया है वहाँ पर दलितों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये जो बार बार इस तरह की चीज़ें उठती रहती हैं, आपको लगता है कि जो उनके तालीमी इदारे हैं वो तो कम से कम महफूज रहें, वो तो वहाँ पर रहें उनको कि हाँ भाई यहाँ वो तालीम हासिल कर सकते हैं? देखिए ये माइनॉरिटी कैरेक्टर का इशू हमारे समय में नहीं शुरू हुआ जी। पहले जो सरकार थी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ये इशू पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ केस वगैरह किया है किसी ने जी। लेकिन मैं आपको आपके इस जी सलाम के इस संगम कार्यक्रम के ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर हो, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माइनॉरिटी कैरेक्टर हो, उस पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी, ये आपको हम यकीन दिलाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ साहब का जो, देखिए मैं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये नहीं कहा कि किसी हिंदू को रिजर्वेशन दे दो। उन्होंने कहा कि जो दलित है, क्योंकि पसमानदा तबका की जब आप बात करते हैं तो दलित तो पसमानदा तबका है, तो वैसे फैक्चुअली जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो और चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उसमें वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग मेरी समझ से 50-50 होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हों हैं। लेकिन जो दलित समाज की बात है तो मुझे लगता है वो जायज़ है, उसके बारे में सोचना चाहिए। एक चीज़ और साहब, जैसे तालीमी इदारों से जुड़ा आपने जुड़ी एक अहम बात कही थी कि साउथ में बड़ा काम हुआ है, और ख़ासतौर से अगर हम देखें कर्नाटक में, केरला में और जो उधर की स्टेट्स हैं, बहुत सारी उन्होंने जो है खुद तालीमी इदारे कायम किए और बड़े बड़े तालीमी इदारे चला भी रहे हैं। आप लगातार इस बात को कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी लगातार इस बात को कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी अक़लियती तबके को तवज्जो देनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट भी इस बात को कह चुके हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। कई बार इसकी मुखालफत भी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो मदरसे हैं वहाँ मॉडर्न एजुकेशन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग अब इस बात को मानने लगे हैं कि वाकई मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनकी हुकूमत, मोदी हुकूमत इस जानिब क्या काम कर रही है? किस तरीके से आप मॉडर्न एजुकेशन को मदरसों के जरिए भी आगे बढ़ाएंगे? देखिए मदरसे बहुत से अभी सिविल सर्विसेज में कई बच्चे उन्होंने जो है वो चुने गए हैं, वो मदरसों से पढ़ के आए हैं। मदरसों से पढ़ कर आए लोग APJ अब्दुल कलाम साहब भी हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं। इसलिए जो है वो मदरसों की एजुकेशन पर किसी भी तरह का सवाल उठाना मुझे लगता है गलत है। मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल किया जाए, यानी कि फार्मल एजुकेशन। फार्मल एजुकेशन की साइंस भी हो, मैथ भी हो, इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, सभी तरह की चीज़ें, कंप्यूटर भी हो। उसके लिए हमें जो है वो ये सरकार रही हो या पहले भी सरकार रही हो, जब भी कोशिश हुई तो मदरसों के दिमाग में शक रहता है, गलतफहमी होती है, शायद कुछ गलतफहमी नहीं, शक होता है। अब उसके रीज़न बहुत से हैं, उसको कैसे दूर किया जाए? तो वो उनको लगता है कि ये साहब ये सरकार कुछ इसमें घुसना चाहती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ झाँक करना चाहती है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने मदरसों के तमाम मदरसों से एक रिक्वेस्ट की कि भैया आप अपने यहाँ फॉर्मल एजुकेशन का भी सिस्टम शुरू करिए, और उसके लिए जो है वो मुझे मालूम है, मैंने उनको 3 फार्मूला दिया, टीचर, टिफ़िन, टॉयलेट। मैंने कहा कि आपके पास टीचर नहीं है तो चाहिए तो हम टीचर आपको देंगे, नहीं तो आपके पास काबिल जो टीचर हो टीचिंग स्टाफ में से उनको दीजिए, हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, और ट्रेनिंग करा करके आप उनको जो है वो अपने मदरसों में जो फार्मल एजुकेशन है उसके लिए आप उनको रखिए।
आपको मुझे बताने में खुशी है कि ये मैंने मुहिम शुरू की होगी लगभग 8-9 महीने पहले से, और अभी तक जो है हमने लगभग जो है वो 822 या 23 टीचर्स को उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ज़रिए, अंजुमन इस्लाम के ज़रिए, कई और ऑर्गेनाइजेशंस के जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ज़रिए उनको ट्रेनिंग पूरी करा दी है। और अभी मैं 4 तारीख को मदरसों के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको ब्रिज कोर्स करा रहे हैं हम, और वो अभी हमारे वो बच्चे लगभग 400 समथिंग बच्चे या 400-500 बच्चे हैं, वो उन्होंने ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया है। अभी हम 5 तारीख को यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है, ये कोशिश, इसके लिए हम ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं, ये बात आप भी सही कह रहे हैं। इसके लिए हम आपके प्रोग्राम में हमने बता दिया, नहीं तो हमारे चुपचाप जो है तरक्की के काम करते रहते हैं आप, क्योंकि कुछ डर होता है क्या, मतलब जो है कि मेजॉरिटी नाराज ना हो जाए, भाई इतना काम क्यों कर रहे हो? मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं है। अच्छा, देखिए क्या है कि मैं आपको फिर से एक शेर सुना देता हूँ इस पे, इसके मतलब आप समझ जाएंगे। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी से आज समुंदर से नूर निकलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए साहब, इंशाल्लाह इसी रास्ते से आप तरक्की कर सकते हैं। आप शोर मचा करके, आप जो है वो माइनॉरिटीज को डरा करके, माइनॉरिटीज को ये कह करके कि उससे बात नहीं बनने वाली, हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो वो जो एक माहौल है उस माहौल से काम नहीं चलने वाला है। ये बताइए साहब, चूंकि 4 वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है, आपने खुद भी गिनवाए बहुत सारे काम, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई होंगी जिनको नकवी साहब करना चाहते होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा कि इस जानिब ज्यादा ध्यान दो, तो वो कौन कौन से काम हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, चूंकि वक्त जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है 2019 आने में? नहीं 2019 है, उसके बाद 2024 है, उसके बाद भी है, आप फिक्र मत करिए। वो तो वैकेंसी खाली नहीं है अभी कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद की, कम से कम 20 साल तो नहीं है। ठीक है, फिर तब तक की ये गठबंधन बनने दीजिए। पर इलेक्शन तो इलेक्शन हमारा ये कहना है कि अभी बहुत कुछ करना है जी, और मैं मानता हूं कि एक 20% से ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी इस मुल्क में है और वो बहुत पिछड़ी है, उसको जो है वो बहुत इग्नोर भी किया गया है, और कहीं ना कहीं जो है वो ईमानदारी के साथ उसको प्रगति की मुख्यधारा में, प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए काम करना है। हमने जो है वो एजुकेशन के लिए किया, वो हमने आपको बता दिया। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स शुरू किए हैं हमने, चाहे वो कौशल विकास हो, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है। उसके अलावा हम जो है हमने प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत अभी पहले प्रधानमंत्री जो MSDP था उसमें मालूम है आपको कितने ज़िले थे? उसमें जो है वो पूरे मुल्क के जो है वो 92 ज़िले थे। मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि सर ये 92 ज़िले हैं और मुल्क में जो अल्पसंख्यक है वो लगभग हर जगहों पे है, तो उनका क्या करना चाहिए? हमने कहा कि सभी देश के ज़िलों को हमें MSDP जो था उस प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम है उसमें शामिल करना चाहिए। और अब जो है वो 1 महीने पहले 308 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं, उनको हमने प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम में शामिल किया है, जिसमें हम स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, आंगनवाड़ी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक लंबी श्रृंखला है। तो वो हम इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए हम इसको इसीलिए काम नहीं, एम्पावरमेंट जो है विदाउट अपीजमेंट ही हो पाएगा। बिल्कुल। ये बताइए 2019 के लिए आपने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, 24 के लिए नहीं है, 29 के लिए नहीं है, आगे तक नहीं है। 2019 में मुस्लिम तबका भी और ज्यादा आपके साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े, चूंकि अभी भी दोनों के दरमियान खाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कुछ गलत फहमियां जो है उनको कह सकते हैं गलत फहमियां हैं, उन गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। मुख्तार अब्बास नकवी क्या रोल अदा करेंगे 2019 में? देखिए पहली बात तो ये है कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था जी, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं उस वक्त ऑल इंडिया जो पार्टी थी उसके इलेक्शन का इंचार्ज था। मैंने जब पूरा के पूरा उसका खाका देखा तो जिस बूथ पर 2 भी नॉन मुस्लिम नहीं है उस बूथ पर भी आपको अगर 100 वोट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब वोट मिला है। तो इसका मतलब ये था कि समाज के सभी वर्गों ने, उसमें मुस्लिम समाज ने भी बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को वोट किया।
हमारी कोशिश है कि समाज का कोई भी हिस्सा है, देखिए हम एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रवादी पार्टी भी है। अगर ये हमारे कोई सोचे कि हम सोचेंगे कि मुस्लिम वोट नहीं दे तब भी हम जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समाज का सभी हिस्सा, हम जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो हम समावेशी साथ की भी बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंक्लूसिव सपोर्ट की भी बात करते हैं। तो इसलिए जो है वो समाज का सभी हिस्सा हमारे साथ हो, ये हमारी कोशिश है। हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं लगातार सबका साथ सबका विकास, तो वो हुकूमत तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। आप कह रहे हैं कि पार्टी को भी सबका साथ चाहिए, तभी जो है वो पार्टी का और ज्यादा विकास हो पाएगा। जाहिर तौर पर ये बिल्कुल होगा। चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि एक दो सवाल जो है वो जरूर ले लेने चाहिए। जी, माइक। सर, मेरा नाम शहजाद आलम बरनी है। आपने इतने सारे काम गिनाए तो मुझे ऐसे लगने लगा कि आपने शायद हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम कर दिए। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह, बहुत सीधा सीधा सवाल है, कि जिस तरह पिछले 65 सालों में कांग्रेस ने हिंदुओं के नाम पे मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन किया, उसी तरह बीजेपी मुसलमानों के नाम पे हिंदुओं का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है? मैं समझ नहीं पाया। जैसे वो सवाल जिस तरह से कांग्रेस माइनॉरिटी के नाम पर जिस तरह से सर कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को डरा करके या अपीजमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बना करके जिस तरह मुसलमानों के वोट लिए और उनको बेवकूफ़ बनाया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पिछले कुछ दिन गए हैं इनमें लिंचिंग या ट्रिपल तलाक या हज सब्सिडी, इसके नाम पे ऐसा शो करके कि वी आर अगेंस्ट द माइनॉरिटी इन सम हाउ, आपको मेरा सीधे सवाल, क्या हिंदुओं का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है? आपको सब्सिडी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हज सब्सिडी अगर खत्म की है तो एलपीजी की भी सब्सिडी खत्म की है, आपको जानकारी है? नहीं, मेरा वो सवाल नहीं, मैं बताता हूँ, एक मिनट। एलपीजी की भी सब्सिडी खत्म की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मंत्रियों की लाल बत्ती भी खत्म करके और गरीबों के घरों पे बत्ती पहुंचाई है। तो इसलिए जो है वो ये कहना कि साहब हम अल्पसंख्यकों के नाम पे बहुसंख्यकों से वोट मांग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इंकलाब से मुमताज़ आलम रिजवी। सर, अभी आपने कहा कि हम मॉडर्न एजुकेशन के लिए मदद कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल हो गए हैं जो मॉडर्न एजुकेशन के लिए मदरसों में टीचर्स दिए जाते थे 2, उनकी अभी तक सैलरी नहीं मिली। और ये आपसे ताल्लुक़ नहीं, HRD मिनिस्ट्री से है और वो बिल्कुल नहीं सुन रही। सैलरी क्यों बंद की गई? टीचर्स जो हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? सवाल एक। दूसरा सवाल, अभी 4 साल हो गए आपकी हुकूमत को, जो अक़लियती और ये इसका भी ताल्लुक़ HRD मिनिस्ट्री से है, जो अक़लियती कमीशन बराए तालीमी इदारा जात, उसके चेयरमैन आज तक अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। तीसरा सवाल सर, तीसरा सवाल आपसे ये है और आखिरी सवाल कि आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों ने वोट दिया। मैं भी मानता हूं कि मुसलमानों ने वोट दिया और देना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि आप न तो लोकसभा में किसी मुस्लिम को टिकट देते हैं, न तो आप असेंबली में देते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? वहां पे आपको बराबरी क्यों नहीं दिखती? पार्टी को क्यों नहीं दिखती? ठीक है, तो शायद उनको बताना पड़ेगा 2014 में तो 7 टिकट दिए थे पार्टी ने, लेकिन लोकसभा जो विधानसभा के जो है वो इलेक्शन हो रहे वहां नहीं। देखिए, मैं पहली बात ये बताऊं, आपने जो मदरसों की बात करी है, मदरसों में कई स्टेट्स में ये जो इश्यूज हैं ये हमारे जानकारी में भी है और उसको सॉल्व करने के लिए हमने भी HRD मिनिस्ट्री से बात करी है। लेकिन उसके साथ आप शायद नहीं तब आए थे, हमने जो है वो तो एक इशू है, हमने तो मदरसों को जो है वो टीचर देने की प्रोसेस शुरू कर दिया है। हम उनको पे भी देंगे और दे भी रहे हैं। वहाँ से एक बहुत अहम बात उठी है, मुमताज साहब ने पूछा है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जाहिर तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, आप उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे भी बहुत सारा काम आपकी मिनिस्ट्री को पड़ता है। बाकी मिनिस्ट्रीज का, बाकी मिनिस्टर्स का रवैया क्या रहता है? क्या वो पॉजिटिव रहता है और जो है वो काम करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटी तबका है, क्या करना क्या नहीं करना, मतलब उनका जो है रवैया कैसा रहता है आपकी मिनिस्ट्री के लिए और काम करने का तौर तरीका उनका कैसा रहता है आपके साथ? देखिए, पहली बात ये हम आपको बताएं
कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री तो सचमुच बहुत सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, जी। और जब हमारी सरकार बनी तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसके 1 महीने के अंदर ही लोगों ने कहा कि अब तो इस्लामिक कंट्रीज से रिश्ते गए, अब तो जो हिंदुस्तान का माइनॉरिटी है, स्पेशली मुस्लिम है, वो तो बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि अवार्ड वापसी अभियान भी शुरू हो गया था, सब 1-2 महीने के अंदर ही होना शुरू हो गया था। यानी एक माहौल जो है उस वक्त जो है वो डर और खौफ का बनाने की कोशिश हुई, इनसिक्योरिटी का माहौल बनाने की कोशिश हुई, और उस दौर से और उस माहौल को के बीच में हमने जो है वो एतमाद पैदा करने और तरक्की में किसी तरह का तासुब ना करते हुए प्रगति की मुख्य धारा में सभी लोगों को शामिल करने की बात की और काम किया उसके लिए। और मिनिस्ट्रीज की बात है, जैसे अब छोटे छोटे हैं, जैसे हमने मुद्रा लोन दिया जी। अब वो उसके बारे में हम कोई इश्तहार नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्रोग्राम लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा नहीं, मैं लोगों को बताता वो हूँ, लोन उसमें मिला जो है। है वो लगभग 38% जी। मुद्रा लोन में 38% अल्पसंख्यक समाज को लोन मिला। छोटी छोटी दुकानें, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, जो भी मिला। जो अभी उज्ज्वला योजना है उसमें जो है वो गरीबों को जो है वो फ्री गैस देने की बात है, उसमें जो है वो अल्पसंख्यक समाज ऑफ कोर्स गरीबी रेखा के नीचे ज़्यादा है, तो उसको भी उसका फ़ायदा हुआ। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि और मिनिस्ट्रीज सब आपको सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बहुत अहम बातें यहाँ पर आई हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री डेवलपमेंट के काम करने के साथ साथ जो यकीन दहानी है, जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अगर यकीन कुछ कम हुआ है उसको भी बरकरार रखेगी, और उस तरफ आप लगातार काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट के लिए। बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब अपने अहम ख्यालात से नवाजने के लिए। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे एडिटर सुधीर जी से कि वो स्टेज पर आएँ और एक अदना सा तोहफा जी सलाम की तरफ से मुख्तार साहब की नजर करें। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब।